यार आज तो लाइट कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रही है। मैंने वो सर्कुलर मोशन वाला शेप तो कर लिया था। सर्कुलर मोशन वाला शेप कर लिया था। अबे बात क्या, कुछ भी तकलीफ, एकदम आसान आसान पढ़ा रहा हूँ तब भी रो रहा है। सर्कुलर में तो अभी तक सबको समझ आ रहा होगा ना, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ा है अभी तक। तो देखो, हम लोगों ने अभी तक इतना समझा कि सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं। वो सब मैंने सेव कर लिया, मैं पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा ना। अब वो ग्रुप पे पीडीएफ डालूंगा भाई। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो सर्कुलर मोशन होता है, ये जो मैं यहां समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ लो ना, यही सब मेन पॉइंट है इसके। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल क्या चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा रहता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा और स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आया नॉर्मल वो होगा, प्लस साथ में स्पीड भी चेंज हो रही है, तो मतलब यहाँ टेंजेंशियल भी होगा ना। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब दोनों है। ठीक है, ये बात सबको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि यूनिफॉर्म में केवल एक एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन होते हैं। फिर अभी हम लोग इन सब की वैल्यू वगैरह निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, हाँ ए सी ए आर सब सेम होता है, उसके अलग अलग नाम है ना। ए एन का, ए एन का ही अलग अलग नाम है, उसको ए सी भी बोलते हैं, ए आर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब अभी समझ आएगा ना, जब सर्कुलर में अभी डायरेक्शन वगैरह देखेंगे तो समझ आएगा। हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो है, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कुछ वेरिएबल्स के बारे में। जैसे हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, फिर उनको यूज करते हुए सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में सबसे पहला टर्म हम लोग देख रहे हैं एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर पोजीशन देखो क्या होगा, जैसे कोई भी पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो वो कोई टाइम पे कहाँ पे पहुंचा हुआ है हमें ये जानना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। नॉर्मली वो रेफरेंस लाइन हम एक्स एक्सिस लेते हैं। एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे और पार्टिकल जहां पे भी पहुंचा हुआ है उसको मिलाने वाला रेडियस वेक्टर बना देंगे ना, ये रेडियस वेक्टर है। तो एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड रेडियस वेक्टर, ये जो थीटा होगा इसको हम बोलेंगे ये एंगुलर पोजीशन है। थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन।
अब आपको मान लो बताना है कि पार्टिकल अभी यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो आप बोलोगे एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री है, तो आप तुरंत क्लियर हो जाएगा पार्टिकल कहाँ पर है। समझो, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल कहाँ पे है उसको बताने के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं ना। ये क्या है? इट इज एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन, जो नॉर्मली क्या होता है एक्स एक्सिस, एंड रेडियस वेक्टर। हाँ, आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही लो ना। क्वेश्चन में अगर कोई और रेफरेंस लाइन बोला है तभी कुछ और लोगे, अदरवाइज एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही। और ये एंगल हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। ना ऐसे मेजर करेंगे ना, पार्टिकल अगर मान लो कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम ऐसे मेजर करके ये वाला एंगल बताएंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगुलर पोजीशन की यूनिट क्या होगी? या तो डिग्री होगी या रेडियन होगी। रेडियन जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन सॉल्विंग में आप हमेशा अगर सब कुछ एसआई यूनिट में डाल रहे हो तो थीटा को रेडियन में डालोगे। ठीक है, बताने के लिए तो आप डिग्री यूज कर सकते हो, बट सॉल्विंग में हमेशा रेडियन यूज करना है। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? 2 पाई रेडियन जो होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। मतलब पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री। ये नोट कर लो, फिर आगे अगले स्लाइड पे अब करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ टर्म यूज करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, जैसे हमने कोई सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को मूव कराया, यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना ली, पार्टिकल मान लो अभी यहाँ पे था, उसका एंगुलर पोजीशन कुछ था θ1, फिर पार्टिकल यहाँ से जाके यहाँ पे पहुंच गया ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद उसका एंगुलर पोजीशन हो गया θ2।
थोड़ी देर बाद उसका एंगुलर पोजीशन हो गया θ2, तो वो एंगल वाइज मूव कितना किया है, इतना एंगल है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना एंगल में। तो ये जो एंगल आएगा डेल्टा थीटा ना, इसको हम बोलेंगे, इस डेल्टा थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन ना, मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जैसे काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो वैसे यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा, बहुत हल्का सा आगे गया है, तो उस टाइम पे इसको डी थीटा दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यूनिट वही होगी इसकी, रेडियन में होगी, एसआई यूनिट, या फिर डिग्री में भी मेजर करते हैं, बट मेनली एसआई में बताते हैं। फिर देखो ये जो डेल्टा थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, डी थीटा है, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं ना। अगर वो डी थीटा नहीं है तो फिर हम उसको वेक्टर या स्केलर में नहीं रखते हैं। डेल्टा थीटा अगर बड़ा है तो हम वेक्टर में और भी क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर स्केलर के अलावा भी और भी क्वांटिटीज होती है, डायड ट्रायड और भी होती हैं। तो हमारे सिलेबस में बाकी चीजें नहीं है पढ़ना, तो इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बट अभी समझाने तो दे, यस पहले समझा लेंगे, पहले ही नहीं समझा। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तब ये वेक्टर होता है, अगर ये बहुत छोटा नहीं है तो फिर इसको नाम वेक्टर में रखते हैं ना, स्केलर में ना। ये हायर डिग्री का क्वांटिटी होता है जिसको हम टेंसर बोलते हैं ना, तो ये वेक्टर है तब ना, स्केलर है ना, इसको हम उस टाइम पे टेंसर बोलते हैं। ऐसा होता क्यों है, तो देखो आप यहाँ पे ये समझ लो कि अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। मान लो दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी थीटा वन और डी थीटा टू, तो मैं चाहे थीटा वन डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू करूं, या फिर डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन करूं, दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन जब ये क्वांटिटी बड़े होते हैं तो डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू, ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। ठीक है, समझो, ये इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो वेक्टर होगा तो हमेशा आना चाहिए ना। वेक्टर में a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए ना। एडिशन में ऑर्डर का कोई यूज नहीं होता, ऑर्डर पे रिजल्टेंट डिपेंड नहीं करता। बट जब छोटा थीटा रहता है तो वहां पे तो ये चीज मिलती है, बड़े थीटा पे ये चीज नहीं मिलती है, तो इसलिए छोटे थीटा को ही हमने वेक्टर में रखा हुआ है। अब ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कोई एग्जाम्पल लेकर के, इतना नोट करो, फिर मैं अभी थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा ना, अभी थोड़ी देर और समझाऊंगा, पहले नोट कर लो। अब देखो यहां पर इसको समझाने के लिए श्रेयस, बस अभी मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो बहुत छोटा होता है तब उसको वेक्टर में रखते हैं, अगर बहुत छोटा नहीं है तो ना तो उसको वेक्टर ना स्केलर में रखते हैं।
उस टाइम पे हम उसको टेंसर की कैटेगरी में रखते हैं। टेंसर क्या होता है? जो वेक्टर स्केलर के अलावा जो क्वांटिटी होंगे ना, उन सबको हम टेंसर बोलते हैं। हालांकि टेंसर में सब आते हैं, लेकिन अभी आपको ज्यादा इनके बारे में नहीं देखना है, बस इतना समझ लो जो वेक्टर स्केलर नहीं है उनको टेंसर बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पर छोटा थीटा जो होगा वो कैसे वेक्टर है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे सोचते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे पहले डायग्राम बना लेने दो, फिर मैं समझाता हूँ ना। डायग्राम बनाने में मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा सा मैं एक बार सोच लेता हूँ क्या क्या बनाना है। ना 2 मिनट रुको ना, पहले मेरे को एक बार अच्छे से डायग्राम बना लेने दो, फिर समझा रहा हूँ। चलो देखो इधर सभी, देखो यहाँ पर ये प्रथम देखो ये क्या है। मान लो हमने एक ए बी सी डी ऐसे एक रेक्टेंगल लिया है, एक कोई रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया है, कुछ भी, एक मान लो बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो ना, आप ऐसे घर पे करके देखना, एक कोई बुक उठा लो, इसको ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया हुआ है, ये वर्टिकल एक्सिस लिया हुआ है। एक बार मैंने इस बुक को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाया। जब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो अब देखो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घुमा रहा हूँ ना, हर बार 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ए बी वाली साइड ऊपर आ जाएगी और सी डी वाली साइड नीचे आ जाएगी ना। एडी वाली साइड जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगी ना, ये बीसी वाली भी हॉरिजॉन्टल वाली वर्टिकल हो जाएगी। ये समझ आया? 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मैंने 90 डिग्री ऐसे घुमाया ना, ये एक्सिस बाहर को आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। फिर मैंने अब इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया ना। 90 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये एडी वाला जो होगा ना, ये जो एडी वाला साइड होगा ये अभी क्या स्क्रीन के बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है। तो 90 घुमाऊंगा तो एडी वाला वापस स्क्रीन पे आ जाएगा और बीसी वाला घूम के इधर स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ए बी सी डी, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है ना। एडी वाला पार्ट बाहर है और बीसी वाला पार्ट अंदर है। यहाँ पे मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, ये बीसी वाला पार्ट अंदर को है ना, हाफ पार्ट बाहर है, हाफ पार्ट स्क्रीन के अंदर है ना।
फिर आपने जब रोटेट किया तो ये वाला पार्ट अब अंदर चला गया है, स्क्रीन के अंदर है वो। नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार सुनो सब लोग। एक हमने ऐसे रेक्टेंगल लिया है जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसका आधा पार्ट ये वाला स्क्रीन के बाहर को परपेंडिकुलर है, ये अंदर को है ना, यहाँ पे वो स्क्रीन को कट कर रहा है। फिर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली घुमाया, हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे तो ए बी वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ए बी वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और सी डी वाला घूम के नीचे को आ जाएगा। फिर से मैंने इस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमाया, तो जब 90 घुमाऊंगा तो जो परपेंडिकुलर होगा स्क्रीन के वो घूम के स्क्रीन के प्लेन में आ जाएगा, एडी घूम करके इधर आ जाएगा, बीसी घूम करके उस साइड आ जाएगा। अरे यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, नहीं ये बीसी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे मैंने 2 बार घुमाया है, एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और एक बार वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ना। अब अगर मैं उल्टा करूं, पहले मैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, बाद में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? तो मैंने इसको फिर से वहीं पर लिया जैसे पहले लिया था, लेकिन इस बार मैंने पहले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ घुमाया था। तो अब मैं जब इसको घुमाऊंगा 90 डिग्री तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में ये घूमेगा ना, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, तो ये ए बी वाला अब सामने आ जाएगा ना, और ये बी सी जो है हॉरिजॉन्टल में वो इधर साइड में आ जाएगा। ये समझ आया सबको? पहले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा लिया, फिर उसको मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाया जो इस वाले एक्सिस के अबाउट था, ऐसे। तो अब क्या होगा, ये जो बीसी वाला होगा ये ऊपर आ जाएगा और एडी वाला पार्ट नीचे आ जाएगा ना, है कि नहीं? ऐसे आ जाएगा। अब जब ये ऐसे आ जाएगा तो आपको देखो फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप यहां से चले थे, एक बार आपको सामने फाइनल ये मिल रहा है और एक बार फाइनल ये मिल रहा है, इसमें ये स्क्रीन के प्लेन में है, ये स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 बराबर आ रहा है डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1 के? दोनों में क्या सेम आया रिजल्ट? अलग अलग आया ना। तो ये कभी सेम मिलता है कभी नहीं मिलता है, बट अगर वेक्टर होता तो हमेशा सेम मिलना चाहिए था। ये बुक वाले केस में तो हमेशा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक सर्कुलर पाथ पे कोई चीज घूम रहा है तो वहां पे डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 बराबर आएगा डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1 के ना, सर्कुलर पाथ पे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई सर्कल में चल रहा है, पहले वो 30 डिग्री गया फिर 60 डिग्री गया ना, अगर मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, पहले 30 गया फिर 60 गया, या फिर पहले 60 चला जाए फिर 30 चला जाए, दोनों बार फाइनल 90 मिलेगा। तो सर्कुलर पाथ पे तो डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 बराबर मिलेगा आपको डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1, लेकिन ऐसे सिचुएशन में नहीं मिलेगा ना। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपको हमेशा वेक्टर मिलना चाहिए ना, हर टाइम पे फॉलो होना चाहिए। तो इसीलिए फिर इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया ना। यहाँ पे इन दोनों डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 नॉट इक्वल टू है डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। कौन सा नहीं समझा श्रेयस? अनम्यूट कर। सर्कल वाला नहीं समझा? सर्कल वाले में देख, एक पार्टिकल को पहले 30 डिग्री घुमा फिर 60 डिग्री घुमा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। और दूसरे में पहले उसको 60 डिग्री घुमाऊं और फिर 30 डिग्री, तो दोनों में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? 90 डिग्री ना।
यहाँ सर्कल वाले में तो दोनों बार इक्वल ही मिलेगा ना, चाहे 30 पहले घुमाए फिर 60 घुमाए, या पहले 60 घुमाए फिर 30 घुमाए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल मिल रहा है, पहले मैंने ये घुमाया फिर ये घुमाया तो ये रिजल्ट आया, जबकि दूसरी बार पहले थीटा 2 घुमाया ना, पहले इसमें थीटा 2 घुमाया फिर थीटा 1 घुमाया ना, इधर वाले को थीटा 1 बोल रहे हैं और इधर वाले को थीटा 2। तो जब हमने थीटा 2 किया फिर थीटा 1 किया तो अलग रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ लो ना, यहाँ थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, दूसरी बार थीटा 2 पहले लिया फिर थीटा 1। देखो श्रेयस, थीटा 1 क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर हम क्लॉकवाइज घुमाए 90 डिग्री तो इसको हम लोग थीटा 1 बोल रहे हैं, और थीटा 2 क्या है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो उसको थीटा 2 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले थीटा 1 लिया फिर थीटा 2, दूसरी बार पहले हमने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब थीटा 2 पहले लिया फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाया जो ये वाला था, फिर बाद में थीटा 1 लिया, तो दोनों का रिजल्ट फाइनल सेम नहीं आया ना। आप कोई बुक लो और ऐसे 2 बार घुमा के देखो ना, एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट एक बार वर्टिकल, और फिर ऑर्डर चेंज कर दो, दूसरी बार पहले वर्टिकल के अबाउट घुमाओ फिर हॉरिजॉन्टल, तो देखो आपको सामने जो बुक का फेस दिखेगा वो अलग अलग दिखेगा, एक बार बुक ऐसे दिख रही है और एक बार ऐसे दिख रही है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो जब भी बड़ा एंगल डिस्प्लेस करते हैं तो वहां कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर ये कौन आ गया भाई, ये पता नहीं यार, जूम में ये सब दिक्कतें रहती हैं, कोई भी कुछ भी लिख देता है। डिसेबल कर दिया अभी तो देखो हम लोग ये कर रहे थे, अरे अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखो अभी पढ़ाई पे हम आपको, मेरे को समझाने दो। तो एक चीज सबको ये समझ आ गई ना कि डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। लेकिन अगर आप इसको बहुत स्लाइटली रोटेट करते हैं, आप हल्का सा d θ1, हल्का सा 90 डिग्री नहीं, बहुत हल्का सा ऐसे घुमाओ फिर ऐसे घुमाओ, दोनों केस में हल्का हल्का सा, तो दोनों में फाइनल रिजल्ट सेम दिखेगा। अब मैं वो उतना डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बुक में करके देख सकते हो। एक बुक लो, उसको हल्का सा पहले ऐसे घुमाओ फिर ऐसे घुमाओ, और फिर उल्टा करो, पहले ऐसे घुमाओ फिर ऐसे घुमाओ, दोनों में आपको बुक का सेम फेस दिख रहा होगा। एग्जैक्टली क्यों होता है, यही तो बता रहा हूँ क्यों होता है, देखो करके समझ आ रहा है ना कि नहीं हो पा रहा है। जब आप इसको हल्का हल्का से घुमाओगे d θ1 d θ2, बाद में d θ2 d θ1, तो आपको सामने सेम फेस दिखेगा। सर्कुलर में, सर्कुलर में हमें कहीं ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा कि वेक्टर है या स्केलर है, पूछा जाएगा अगर आपको। अबे लॉजिकल है श्रेयस, तो अगर आपको पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पूछेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लार्ज वाला ना तो वेक्टर है ना स्केलर है। ठीक है, बस आपको पूछा जाएगा तो बताने के लिए बता रहा हूँ ना, इसका कोई और यूज नहीं है, सॉल्विंग में कोई यूज नहीं आएगा। हाँ, उसको टेंसर बोलेंगे। स्मॉल वाले का मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट यार मैं भी नहीं हूँ कि एकदम सही सही डायग्राम बना लूँ, यही मैंने बहुत सोच के बनाया। तो एक स्मॉल वाले के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बनाने के लिए मुझे, तो वो आप खुद से कर लो, उसमें आपको समझ आ जाएगा ना। तो अब बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तब तक आप फ्रिक्शन वगैरह का मॉड्यूल स्टार्ट कर दो कंप्लीट करना।
अबे सिद्धेश खुद से भी कुछ कर लिया कर भाई, सब मेरे को ही बोलता है करने को। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।